बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल RKCI में। तो आज अपना चैप्टर नंबर है 2 और जो बोर्ड की दृष्टि से 4 नंबर का है। और इसमें मैं आपको सारे छोटे और वन लाइनर और फिल इन द ब्लैंक्स वाले जो क्वेश्चंस आते हैं, तीनों प्रकार के, छोटे, बड़े और सारे प्रकार के मैं आपको इसमें क्वेश्चन कराने वाला हूँ। तो पहला क्वेश्चन करते हैं, देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, नर जनन तंत्र में शुक्राणु कोशिकाओं के परिवहन का सही क्रम क्या है, यानी स्पर्म का सही क्रम क्या है परिवहन का। तो देखो, सबसे पहले आप जानते हो स्पर्म का निर्माण किस में होता है? सेमनीफेरस ट्यूबुल्स में। किस में होता है? किस में होगा? सेमनीफेरस ट्यूबुल्स को ही शुक्राणु की क्रियात्मक इकाई कहते हैं। ठीक है, टेस्टिस की क्रियात्मक इकाई या वृषण की क्रियात्मक इकाई किसे कहते हैं? सेमनीफेरस ट्यूबुल्स को। क्यों कहते हैं बेटा? क्योंकि इसमें स्पर्म का निर्माण होता है। टेस्टिस ऐसा होता है, इसके अंदर जो ऐसी ऐसी छोटी छोटी नलिकाएं रहती हैं ना, ऐसी ऐसी लोब्स के अंदर, टेस्टिकुलर लोब के अंदर जो नलिकाएं रहेंगी 2 से 3, इनको बोलेंगे, एक लोब्स के अंदर 2 से 3 रहती हैं, इनको बोलते हैं सेमनीफेरस ट्यूबुल्स। ऐसे छोटी छोटी नलिकाएं मुड़ी रहती हैं, उसको बोलते हैं सेमनीफेरस ट्यूबुल्स। ठीक है, तो स्पर्म का निर्माण सबसे पहले होता कहाँ है? सेमनीफेरस ट्यूबुल्स में होता है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले तो वो ऑप्शन देख, सेमनीफेरस ट्यूबुल्स वाला ऑप्शन देखो। सबसे पहले वृषण आ गया, टेस्टिस, ये तो क्वेश्चन वैसे ही आपका कट गया। उसके बाद में वृषण, ये कट गया। उसके बाद में 2 ऑप्शन बचे, कौन कौन से? एक तो सी और एक डी, दोनों में सेमनीफेरस ट्यूबुल्स शुक्रजनक नलिकाएं। फिर उसके बाद में देखो चौथा ऑप्शन देख ले, शुक्रवाहन सेमनीफेरस ट्यूबुल्स, उसके बाद में शुक्रवाहिका, फिर है अधिवृषण, फिर है वक्षण नाल और फिर है मूत्रमार्ग। तो ये तो हो जाएगा गलत। फिर है शुक्र जनन नलिका, फिर उसके बाद में रेटे टेस्टिस यानी वृषण जालक में जाता है, उसके बाद में शुक्र वाहिनिका में जाता है, अधिवृषण में जाता है, शुक्र वाहक में जाता है, फिर संकलन द्वारा मूत्रमार्ग से होता हुआ यूथ्रमेट्स के द्वारा बाहर निकल जाता है। तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो। ठीक है, उसके बाद में दूसरा क्वेश्चन है, मानव में पाई जाने वाली लीडिंग कोशिकाओं से क्या स्रावित होता है? तो देखो सेमनीफेरस ट्यूबुल्स की जैसे हम सेक्शन कटिंग देखते हैं, तो देखो इस प्रकार की दिखती है हमको, इस प्रकार की। देखो इसमें 2 प्रकार की कोशिकाएं देखने को मिलती हैं सेमनीफेरस ट्यूबुल्स में। एक तो होती है क्यूबॉइडल सेल। कौन सी होती है? क्यूबॉइडल। एक होती है कॉलुमनर सेल। क्यूबॉइडल सेल तो कौन सी है? ये वाली, जो स्पर्म का निर्माण करेंगी। किसका निर्माण करेंगी? स्पर्म का। इसको बोलते हैं प्रीमोर्डियल जर्म सेल। ठीक है, पीजी सेल। और एक होती है स्तंभाकार या कॉलुमनर सेल, इनको बोलते हैं क्या? सर्टोली सेल। ठीक है, क्या बोलेंगे? सर्टोली सेल। सर्टोली सेल का काम क्या होगा? देखो, प्रीमोर्डियल जर्म सेल द्वारा बने स्पर्म का शुक्राणु कोशिकाओं को पोषण प्रदान करने का काम किसका होगा? सर्टोली सेल का होगा। ठीक है, ये है कहानी इसकी। तो देखो, ठीक है, उसके बाहर अपन को क्या दिखेंगी? लीडिंग कोशिकाएं दिखेंगी। उसके बाद में यहाँ पर कुछ छोटी छोटी कोशिकाएं और दिखेंगी। ठीक है, अब देखो ये जो बाहर जो कोशिकाएं सेमनीफेरस ट्यूबुल्स के बाहर, ये तो नलिका है, नलिका का इतना सा हिस्सा ये है। अब नलिका के बाहर ये भी तो हिस्सा है कि नहीं है? तो इस हिस्से में देखो कुछ कोशिकाएं मिलती हैं, उसको बोलते हैं LH से, लीडिंग सेल। क्या बोलेंगे? लीडिंग सेल। ठीक है, अब बोल रहा है लीडिंग सेल से कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? ठीक है, तो कौन सा होता है? एंड्रोजन। कौन सा होता है? एंड्रोजन। ठीक है बेटा, अब देखो, अब एंड्रोजन हार्मोन है, इसका इस क्यूबॉइडल सेल के पास जाना जरूरी है। ठीक है, कॉलुमनर सेल तो क्या करेगी? सर्टोली सेल या कॉलुमनर सेल या नर्स सेल, क्या क्या नाम है इसका? सर्टोली सेल, कॉलुमनर सेल, नर्स सेल। ये तो क्या करेंगे? केवल इसको पोषण प्रदान करने का काम करेंगे। ठीक है, और जो इस टेस्टिस है, देखो ये लीडिंग सेल है, लीडिंग सेल से टेस्टिस या एंड्रोजन हार्मोन का स्रावण होता है, जिसका देखो इनका एक्टिवेशन कब होता है? टेस्टिस से, टेस्टोस्टेरोन से होता है, शुक्राणुओं का। तो इस टेस्टोस्टेरोन का इन कोशिकाओं के पास या पीजीसी सेल, प्रीमोर्डियल जर्म सेल के पास या कॉलुमनर क्यूबॉइडल सेल के पास जाना जरूरी है, जो स्पर्म का निर्माण कर रही है। तभी तक स्पर्म एक्टिव होगा। बन तो गया लेकिन एक्टिव नहीं हुआ।
तो देखो ये कैसे पहुंचेंगे, अब इसमें सवाल ये है कि ये इसके अंदर पहुंचेंगे कैसे। पहले में सी लगा लेना। अब क्वेश्चन आपका ये है सीधा सा, मुझे आप ये बताओ कि इसके अंदर ये पहुंचेंगी कैसे। तो देखो ये पहुंचती है डिफ्यूजन प्रोसेस के द्वारा। ये हार्मोन किस प्रोसेस के द्वारा पहुंचता है, डिफ्यूजन के अंदर, डिफ्यूजन प्रोसेस के अंदर। तो देखो किस हार्मोन का सिक्रेशन होगा, एंड्रोजन का। उसके बाद में है अंडोत्सर्ग के बाद अंडाशय पुटिकाओं के सिकुड़ने पर बना भाग क्या कहलाता है। जैसे मान लो ये फॉलिकल्स थी, प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल, टर्सरी फॉलिकल। इसके अंदर क्या था, सेकेंडरी oocyte था। ओव्यूलेशन के दौरान, ओव्यूलेशन में क्या होता है, एलएच हार्मोन जब कैसे होगा, देखो इसको क्या पता अंडे को, ये सेकेंडरी oocyte को, कि इस इन फॉलिकल से मेरे को अब बाहर आना है। कौन बोलेगा इसको जाके। तो देखो बॉडी में क्या होता है, फीमेल बॉडी में एलएच हार्मोन का लेवल बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है। अब बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा ना, तो ये फॉलिकल्स रप्चर हो जाएंगी इस बढ़े हुए एलएच के कारण। अब रप्चर हो गई तो ये बाहर आ जाएगा। इसी को क्या बोलते हैं, अंडोत्सर्ग। क्या बोलते हैं, अंडोत्सर्ग। अगर क्वेश्चन में आपसे छोट 1 नंबर में क्वेश्चन डेफिनेशन पूछ ले अंडोत्सर्ग किसे कहते हैं, तो क्या लिखोगे, एलएच हार्मोन की उपस्थिति में, किसकी उपस्थिति में, एलएच हार्मोन की उपस्थिति में अंडे से, ये अंडा है पूरा का पूरा, अंडे से सेकेंडरी oocyte का बाहर निकल जाना क्या कहलाता है, अंडोत्सर्ग कहलाता है। किस हार्मोन की उपस्थिति में, एलएच हार्मोन की उपस्थिति। सिंपल है, सिंपल डेफिनेशन है। एलएच हार्मोन की उपस्थिति में सेकेंडरी oocyte का अंडे से बाहर निकल जाना ही अंडोत्सर्ग कहलाता है। क्लियर है बात। अब बताओ सेकेंडरी oocyte तो बाहर आ गया, अब इन प्राइमरी फॉलिकल्स, प्राइमरी पीएफ ना, एसएफ और टीएफ, प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल और टर्सरी फॉलिकल, प्राथमिक पुटिका, द्वितीयक पुटिका, तृतीय पुटिका। अब इन पुटिकाओं का क्या होगा, अब इन पुटिकाओं से क्या बनेगा बेटा, बताओ। इन पुटिकाओं से डायरेक्ट क्या बन जाता है, क्या बनेगा, कार्पस ल्यूटियम। ऑप्शन नंबर ए ठीक हो जाएगा। अब ये जो कार्पस ल्यूटियम है, ये येलो कलर की संरचना होती है, ठीक है। अब ये भाई ये बोले हुए कि ये बन जाएगी तो ये क्या उखाड़ लेगी। अब ये क्या करेगी बताओ। तो देखो सबसे पहले तो यह ध्यान रखो, कार्पस ल्यूटियम जो बनी, अब वो किस कलर की पुटिकाएं हैं, कौन से रंग की रहती हैं, कौन सा रंग रहता है इनका, पीला रहता है। कौन सा रंग रहता है, पीला रहता है, ठीक है। जैसे 14वें दिन अंडोत्सर्ग हुआ, 14वें दिन होता है अंडोत्सर्ग, एलएच हार्मोन 14वें दिन ज़्यादा होता है, तो 14वें दिन ये कार्पस ल्यूटियम येलो कलर की है। लेकिन अगर हम बात करें 25, 26, 27, 28 दिन की, तो कार्पस ल्यूटियम ही कार्पस एब्लिकेंस में बदल जाती है, ठीक है। अगर मान लो फर्टिलाइजेशन नहीं होता है, फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, उस सिचुएशन में कार्पस ल्यूटियम कार्पस एब्लिकेंस में यानी वाइट बॉडी में बदल जाती है। येलो कलर किस में बदल गया, वाइट में, ठीक है। अब कार्पस ल्यूटियम करती क्या है, ठीक है। कार्पस ल्यूटियम साहब बना ली, तो कार्पस ल्यूटियम ने किया क्या, तो कार्पस ल्यूटियम क्या करती है, ये जो है कार्पस ल्यूटियम प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का सिक्रीशन करती है, जिसके कारण फीमेल में जो देखो अंडाशय, अंडाशय में फिर से माइटोटिक डिवीजन चालू हो जाता है, ठीक है। देखो आप बोलोगे कि सर फॉलिकल फेज के दौरान जो एस्ट्रोजन हार्मोन कहाँ से निकला था, जैसे मान लो अंडा है तो अंडे की इंटाइन से, ठीक है, थीका इंटरनिका से कौन सा हार्मोन निकला, एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन हार्मोन ने गर्भाशय में आकर जो गर्भाशय की एंडोमेट्रियम थी वो मोटी कर दी। अब प्रोजेस्टेरोन निकला कार्पस ल्यूटियम से, अब ये भी आके मोटी कर रहे हैं, ऐसा क्यों। तो देखो उसने क्या किया था, जो मान लो ये गर्भाशय है, ठीक है, इस प्रकार की एंडोमेट्रियम रहती है इसमें ना, देखो ये अंडाशय की फेलोपियन ट्यूब इस प्रकार की रहती है। अभी जो एंड देखो इसमें 2 लेयर हैं, एक तो ये वाली लेयर है जो स्थायी है एंडोमेट्रियम की, मान लो इसको मान लो एंडोमेट्रियम मानो, तो ये वाली जो लेयर है कौन से कलर की, ब्लू कलर की लेयर है, ब्लू कलर की लेयर है, इसको बोलते हैं स्ट्रेटम बेसिलस। क्या बोलते हैं, स्ट्रेटम बेसिलस, जो हमेशा एंडोमेट्रियम, मान लो ये एंडोमेट्रियम के 2 हिस्से हैं, नीचे वाला जो हिस्सा है इसको बोलते हैं स्ट्रेटम बेसिलस, जो हमेशा ये कभी डिग्रेड ही नहीं होगा, क्योंकि ये हमेशा परसीव करता है, बनाए रखता है एंडोमेट्रियम, गर्भाशय के एंडोमेट्रियम को। उसके बाद में जो ऊपर वाला भाग है इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे बेटा, देखो जो इस ये वाला भाग, इस वाले भाग को क्या बोलेंगे, इस वाले को कार्पस कार्पस स्ट्रेटम फंक्शनल, इसको स्ट्रेटम बेसिलस, स्ट्रेटम फंक्शनल बोलेंगे, ठीक है। अब देखो करता क्या है ये प्रोजेस्टेरोन, जो
कहाँ से निकला, कार्पस ल्यूटियम से निकला। ये क्या करेगा, एंडोमेट्रियम ने तो क्या की, इस जो स्ट्रेटम फंक्शनल है इसको फिर से बना दिया उतना ही जितना ही पहले टूटा था, और बाकी चेंजेस नहीं किए। अब जो कार्पस ल्यूटियम के द्वारा जो प्रोजेस्टेरोन निकलेगा ना, ये विशेष प्रकार का माइटोटिक डिवीजन करता है, जिसके कारण जो ये एंडोमेट्रियम है इस पर विशेष प्रकार के रिसेप्टर आ जाते हैं, जो क्या करते हैं, वो रिसेप्टर आके क्या उखाड़ लेंगे भाई, वो इम्प्लांटेशन में मदद करेंगे। उन्हीं के ऊपर जाके इम्प्लांटेशन होता है, इस वाले भाग में नहीं होता है। इस वाले भाग में तो वो एम्बेडेड हो जाता है बाद में जाके, लेकिन जुड़ता इस वाले भाग में जो प्रोजेस्टेरोन के कारण रिसेप्टर बने। ठीक है, ये काम करता है। अब क्वेश्चन नंबर है 4, आ गया होगा समझ में। ठीक है, तो आप लोग से जैसे वाइवा में क्वेश्चन पूछेगा तो एक चैप्टर बता देना, और इस वाले चैप्टर को बता देना अच्छे से, इसको 4-5 पर रिवाइज करके जाना, जो मैं बोल रहा हूँ उन सब बातों को, और वो वहीं से ही क्वेश्चन पूछ लेगा। ठीक है, हार्मोन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछेगा इसमें, और इसी चैप्टर को बता देना, बाकी तुम्हारी इच्छा। अब है, निम्न में से कौन सी सहायक जनन ग्रंथि सिर्फ स्तनधारियों में पाई जाती है। तो देखो, प्रोटेस्ट है, प्रोटेस्ट ग्लैंड है वो सब में पाई जाती है। पीनियल ग्लैंड है, ये भी सब में पाई जाएगी। अब देखो, बार्थोलिन ग्लैंड है, ये केवल फीमेल में पाई जाएगी, केवल फीमेल में पाई जाएगी। अब बात किसकी कर रहे हैं, सिर्फ स्तनधारी नर की बात कर रहा है, तो काउपर ग्लैंड या बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड जो होती है ना, इसका दूसरा नाम है, ये केवल नर में होती है। अब देखो, प्रोटेस्ट ग्लैंड का काम क्या है, प्रोटेस्ट ग्लैंड क्या करता है, जो स्पर्म है उसका कितने % भाग बनाता है, 30% भाग बनाता है। ठीक है, उसके बाद में है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, यदि मनुष्य की शुक्रवाणी को काट दिया जाए तो निम्न में से कौन सी प्रक्रिया प्रभावित होगी। तो कौन सा होगा, वीर्य में यानी सीमेन में स्पर्म नहीं होंगे, क्योंकि इस स्पर्म कहाँ से आ रहे थे, स्पर्म आ रहे थे इस वास्ट डिफेंस से, और वास्ट डिफेंस को हमने काट दिया, तो बताओ स्पर्म यहाँ से ऊपर नहीं जा पाएंगे, ऊपर नहीं जा पाएंगे, तो केवल सेमाइनल वेसिकल्स और प्रोटेस्ट ग्लैंड का, यानी सेमाइनल वेसिकल 70% भाग का सिक्रेशन करती है, और ये 30% भाग बनाती है सीमेन का। हाँ, तो ये दोनों लिक्विड लिक्विड बाहर आएंगे, स्पर्म बाहर नहीं आएंगे, क्योंकि इसमें स्पर्म को तो यहाँ से अपने उसकी नली को तो काट दिया ना, ब्लॉकेज कर दिया, तो वो आ ही नहीं पाएगा, तो यहीं रह जाएगा, केवल क्या भाग जाएगा, सीमेन वाला भाग। शुक्राणु में, वीर्य में शुक्राणु होंगे, सीमेन में स्पर्म नहीं होंगे। ठीक है, उसके बाद में रजोधर्म होता है एकाएक। रजोधर्म यानी रजोधर्म जो होता है, जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल आती है, वो क्यों आती है, क्यों आती है, क्योंकि बेटा अचानक एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का लेवल डाउन हो जाता है। क्या हो जाता है, एस्ट्रोजन हार्मोन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का लेवल जो होगा ना 28 दिन के बाद ऑटोमेटिक डाउन हो जाएगा। ठीक है, तो उसके कारण फिर वो जो अंडा है, कार्पस लुटियम अंडा जो बचा हुआ है आपका बच्चा, वो क्या करेगा, वेजाइना के थ्रू बाहर आ जाएगा, और यूटेरस का स्ट्रोटम, एंडोमेट्रियम का कौन सा भाग, स्ट्रेटम, देखो ये एंडोमेट्रियम, एंडोमेट्रियम का स्ट्रेटम बेसिलस भाग, तो इस पे यूँ क्यों रहेगा, जो ऊपर जो बना नया उतक बने, इसको क्या बोला, स्ट्रेटम फंक्शनल, जो किसने बनाए, इस एस्ट्रोजन हार्मोन ने माइटोटिक डिवीजन के द्वारा, और प्रोजेस्टेरोन ने विशेष माइटोटिक डिवीजन के द्वारा जो ये भाग बनाए ना स्ट्रेटम फंक्शनल, ये टूट के बाहर आ जाता है। ठीक है, उसके बाद में है, अर्धसूत्री विभाजन के पश्चात प्रत्येक प्राथमिक oocyte से क्या बनता है। तो देखो, एक स्पर्म oogenesis के दौरान हमेशा एक अंडा बनता है, तब प्राथमिक oocyte से पूछ ले, प्राथमिक oocyte के बाद क्या बनेगा, या द्वितीयक oocyte के बाद पूछ ले, कुछ भी पूछ ले, हर मेंस्ट्रुएशन साइकिल में एक ही अंडा बनेगा। जबकि अगर यही बात मान लो यहाँ पे बोलते हैं प्राथमिक स्पर्मेटोसाइट से क्या बनेगा, तो प्राथमिक स्पर्मेटोसाइट से हमेशा 4 अंडाणु बनते, 4 क्या बनते, शुक्राणु, 4 क्या बनते, शुक्राणु हमेशा 4 बनेंगे, और अंडाणु हमेशा oogenesis के द्वारा अंडाणु बनते हैं, oogenesis के द्वारा हमेशा अंडाणु बनते हैं, और एक oogenesis के दौरान एक अंडा बनता है। और मान लो स्पर्मेटोजेनेसिस की बात करते हैं, तो स्पर्मेटोजेनेसिस के दौरान 4 शुक्राणु बनते हैं। ठीक है, उसके बाद में है 8वां क्वेश्चन, मानव में प्रसव के आरंभ में कौन सा अवयव महत्वपूर्ण नहीं है। ठीक है, तो कौन सा क्वेश्चन है, 8वां क्वेश्चन है। ठीक है, तो 8वें क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, मानव के प्रसव के आरंभ की बात कर रहे हैं। आरंभ में प्रोलैक्टिन का मोचन होगा ही नहीं, क्योंकि प्रोलैक्टिन का तो कोई काम नहीं है, प्रोलैक्टिन का तो आफ्टर पार्चुरेशन काम है, प्रसव के बाद स्रावित होता है। ठीक है,
उसके बाद में कुछ हार्मोन जो HCG, HPL, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्ट्रॉन कहाँ उत्पन्न होते हैं? देखो HCG, HPL, ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन हार्मोन, ह्यूमन प्रोलैक्टिन हार्मोन, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्ट्रॉन कहाँ से स्रावित होते हैं? तो ध्यान रखना किससे स्रावित होते हैं ये सब? प्लेसेंटा से। HCG का नाम जैसे आ जाए प्लेसेंटा, ठीक है। उसके बाद में भ्रूण की प्रथम गति, उसके शीर्ष पर बालों का प्रकट होना गर्भाशय में प्राय किस महीने में दिखाई देता है? तो 5वें मंथ में। उसके बाद में ताजे मुक्त हुए मानव अंडे में हमेशा एक ही एक्स रहेगा, ध्यान रखना। क्या रहेगा? हमेशा एक एक्स रहेगा, एक ही एक्स रहता है, ठीक है। दूसरा कहाँ से मिलता है? दूसरा एक्स मिलता है बेटा उसको स्पर्म से। एक्स मिलेगा या वाई मिलेगा पता नहीं, बट कहाँ से मिलता है दूसरा क्रोमोसोम? लिंग क्रोमोसोम फीमेल नर से, मेल स्पर्म से, ठीक है। उसके बाद में कैपिशिएशन या क्षमतायन कहाँ होता है? तो फीमेल जेनेटल ट्रैक मादा जनन क्षेत्र में होता है। उसके बाद में विदलन के दौरान, ठीक है, क्वेश्चन क्या है? विदलन के दौरान कोशिका के लिए क्या सही है, ठीक है। तो विदलन के संबंध में यानी क्लीवेज के दौरान क्या बोल रहा है, क्या सही है? स्टेटमेंट सही क्या आंसर है किसके लिए? विदलन या क्लीवेज के लिए। क्लीवेज में केंद्रीय कोशिका द्रव्य अनुपात अपरिवर्तित रहता है। केंद्रकीय कोशिका द्रव्य अनुपात अपरिवर्तित रहता है। तो ये बात सही है क्या? ठीक है, अपरिवर्तित रहता है। देखो क्योंकि देखो क्यों रहता है परिवर्तित? क्योंकि बाहर से उसको अलग से, जैसे मान लो ये जायगोट है, अब जायगोट देखो ऐसे ऐसा होता है, अब इसमें लगातार विभाजन होते रहते हैं। अब बताओ विभाजन हो रहे हैं तो बताओ क्या बाहर से इसमें कोशिका द्रव आ रहा है क्या? केंद्रक द्रव आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है। तो केंद्रक द्रव में वृद्धि कहाँ से हो जाएगी? तो ये बात सही है। उसके बाद में O2 का उपयोग कम होता है, ठीक है, ये बात गलत है। कोशिका द्रव्य अनुपात केंद्र के दोनों अनुपात तो क्लीवेज में बढ़ता है। O2 का उपयोग कम होता है, नहीं गलत। O2 की उपस्थिति में तो वो पूरा का पूरा प्रोसेस ही होता है। यह विभाजन अर्धसूत्री विभाजन की तरह होता है, समसूत्री विभाजन की तरह होता है। ये तीनों के तीनों स्टेटमेंट गलत हैं। आकार में वृद्धि नहीं होती, ये बात सही है। देखो केंद्रीय कोशिका द्रव्य अनुपात, केंद्रीय कोशिका द्रव्य अनुपात तो क्लीवेज के दौरान बढ़ता है, ये बात क्लियर रख लेना। और ये बोल रहा है अपरिवर्तित रहता है, बढ़ता है। उसके बाद में O2 का उपयोग कम होता है, गलत बात। O2 का उपयोग ही तुम्हारा सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन की उपस्थिति में तो ये क्लीवेज करता है। उसके बाद में अर्धसूत्री विभाजन की तरह नहीं होता, नहीं गलत बात, ये समसूत्री विभाजन की तरह होता है। तो क्लीवेज हमेशा समसूत्री विभाजन की तरह होगा। O2 का ज़्यादा उपयोग होगा, कोशिका केंद्रीय द्रव्य बढ़ेगा। गलत क्या है? आकार में वृद्धि नहीं होगी, ठीक है। आकार में वृद्धि नहीं होती, क्या होती है? कमी होती है। कैसे? देखो तो इस वाले क्वेश्चंस में आंसर क्या आएगा? पहले तो आंसर देख लो, आकार में वृद्धि नहीं होगी। देखो कैसे? क्लीवेज ये है, दो जायगोट बना, अब जायगोट में कैसा होगा? इस प्रकार का विभाजन होगा। अब बताओ कोशिका का आकार बढ़ा घटा? घटा ना। पहले देखो देखो जैसे मान लो स्टार्टिंग में ये था, ये दो कोशिकाएं हैं, ठीक है। अब इसमें क्लीवेज होगा तो क्या होगा? ऐसे तो पहले था, अब ऐसे और क्लीवेज हो जाएगा। फिर क्लीवेज कैसा होगा? ऐसा, ऐसा और ऐसा, ठीक है। फिर क्या होगा? ये होगा। अब बताओ कोशिकाओं को पहले कितनी बड़ी कोशिका थी, अब इसमें देखो कितनी सी रह गई, अब इसमें से कितनी हो जाएगी? अब इसमें से भी आधी रह गई। तो बताओ कोशिकाओं का आकार निरंतर घट रहा है कि नहीं घट रहा है? घट रहा है। तो ये बोल रहा है वृद्धि हो रही है, वृद्धि नहीं होती, आकार में वृद्धि नहीं होती, ठीक है। उसके बाद में है फैलोपियन नलिका का कौन सा भाग अंडाशय के निकट होता है? फैलोपियन नलिका का कौन सा भाग अंडाशय के निकट होता है? तो देखो ये मान लो हमारी क्या है? फैलोपियन नलिका। ये क्या है? हमारा यूटेरस, ठीक है। ये क्या है? हमारा अंडाशय। और यहाँ पर क्या है? अंगुलीनुमा संरचना रहती है, जिसको क्या बोलते हैं? इनफुंडिबुलम। या देखो स्टार्टिंग वाला भाग तो क्या बोलते हैं? इनफंडिबुलम। इसको क्या बोलते हैं? एम्पुला। इसको क्या बोलते हैं? इस्थमस। इस्थमस जो गर्भाशय के पास है। तो अब ये क्या बोल रहे हैं? फैलोपियन नलिका व कौन सा भाग जो अंडाशय के निकट रहता है? अंडाशय ये, अंडाशय के निकट कौन सा है? इनफंडिबुलम। तो इनफंडिबुलम। उसके बाद में जीवन के किस चरण में अंडजनन प्रारंभ होता है? तो जीवन के भ्रूणीय अंडजनन की प्रक्रिया भ्रूण से ही, भ्रूण परिवर्तन से ही चालू हो जाती है। उसी दौरान जितने भी अंडे बनने होते हैं वो उसी दौरान बन जाते हैं। फिर देखो
फिर है क्वेश्चन नंबर आपका 16 क्या बोल रहा है देखो, पूरा ही देख लो, उसके बाद में अच्छे से देखो। मानव में निषेचन कहाँ होता है? मानव में निषेचन होता है तो मानव में किस प्रकार का निषेचन होता है? ध्यान रखना, आंतरिक। क्या होता है? आंतरिक। दो प्रकार का निषेचन होता है, आंतरिक और बाह्य निषेचन। आंतरिक निषेचन या बाह्य निषेचन। ये देखो, इसको इंटरनल और इसको एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, इंटरनल फर्टिलाइजेशन में क्या होता है और एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में क्या होता है? एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन ऐसा नहीं, देखो इसका गलत मतलब मत ले लेना, आंतरिक निषेचन मतलब ऐसा नहीं। आंतरिक निषेचन का मतलब होता है ऐसा निषेचन जो जीव के अंदर होता हो, इसका मतलब ये, ऐसा नहीं कि रूम में होता हो, ऐसा नहीं। आंतरिक निषेचन जो जीव के अंदर होता हो और बाह्य निषेचन जो बॉडी के बाहर होता हो, ठीक है। यानी युग्मकों का संलयन कहाँ होता हो? शरीर के बाहर होता हो, उसको बोलते हैं बाह्य निषेचन। और आंतरिक निषेचन जिनका युग्मकों का संलयन बॉडी के अंदर होता हो। तो मानव में कहाँ होता है? बॉडी के अंदर होता है, ठीक है, क्योंकि स्पर्म को कहाँ छोड़ दिया जाता है? फीमेल की वेजाइना में, ठीक है। और ओवम कहाँ होता है? एग में, वो ओवरी में रहता है। और दोनों कहाँ रहते हैं? फीमेल के अंदर हैं दोनों के दोनों। अब देखो, शरीर के अंदर ही युग्मकों का संलयन हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हो रहा है, तो इसको क्या बोलेंगे? मानव में आंतरिक निषेचन होता है। और क्वेश्चन पूछ ले इसी की तर्ज पे, मानव में निषेचन कहाँ होता है, तो क्या लिखोगे? ठीक है, देखो इसको बता देता हूँ। मानव में निषेचन कहाँ होता है? पहली बात तो ये कौन सा होता है? आंतरिक होता है, इसको लिख लो, ठीक है। अब देखो, बोल रहा है कि किस प्रकार का कहाँ, किस स्थान पर निषेचन होता है। तो देखो, कौन से भाग में होगा? अगर मान लो आपको सिंपल भाग दे दे, अगर क्वेश्चन में ऑप्शन में दे दे अंडाशय, अंडवाहिनी, गर्भाशय, योनि, तो कहाँ लिखोगे? अंडवाहिनी या फेलोपियन ट्यूब। अंडवाहिनी, और इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? फेलोपियन ट्यूब। अब बोल दे कि अंडवाहिनी के भी कौन से भाग में होता है, तो आपको क्या लिखना है? एम्पुला। किस भाग में? एम्पुला में भी। अगर बोल दे, अगर एम्पुला ऑप्शन में ना दे और दे दे, फिर देखो एम्पुला ऑप्शन में ना देगा तो क्या होगा? एम्पुला इस्थमस जंक्शन। अगर मान लो एक ही ऑप्शन में अंडवाहिनी भी दिया हुआ है, एम्पुला भी दिया हुआ है और एम्पुला इस्थमस जंक्शन भी दिया हुआ है, तो सबसे अप्रोप्रिएट आंसर तो ये होगा एम्पुला इस्थमस जंक्शन। अगर एम्पुला इस्थमस जंक्शन ऑप्शन में नहीं है तो आपको एम्पुला करना है, और एम्पुला भी ऑप्शन में नहीं है, अंडाशय, अंडवाहिनी, गर्भाशय, योनि है, तो आपको क्या करना है? अंडवाहिनी करना है। उसके बाद में है 17वां क्वेश्चन, मानव व नर व मादा युग्मक होते हैं। नर व मादा युग्मक हमेशा अगुणित होते हैं। कैसे होते हैं? अगुणित होते हैं, एन होते हैं, ठीक है। अंडोसर्ग खालिस्तान हार्मोन द्वारा प्रेरित होता है। अब अंडोसर्ग 14वें दिन कौन से हार्मोन बढ़ गया था, तो किसके कारण, जिसके कारण हुआ था? तो LH हार्मोन। ये पहले ही डेफिनेशन में करवा दिया मैंने अभी। युग्मक जनन विभक्त होकर खालिस्तान संरचना बनाते हैं जो गर्भाशय के में आंतरिक रूपित होता है। तो कौन सी अवस्था बनाते हैं? तूतक। कौन सी बनाते हैं? तूतक अवस्था। द्वितीय अंडक का अर्धसूत्री विभाजन खालिस्तान समय के समय पूर्ण हो जाता है, ठीक है। तो ध्यान रखना, जब तक मादा के अंड से नर का युग्मक नहीं बनता, ठीक है, दोनों के दोनों मिलते नहीं है। ध्यान रखना, जो ओवम है, एग है, एग से जब स्पर्म मिलेगा ना, तो ये क्या करता है? अपने स्पिंडल फाइबर एग को दे देता है। एग में स्पिंडल फाइबर नहीं होते, ये क्या करता है? अपना सेंट्रियोल देता है, और वो सेंट्रियोल एग में जाके क्या करते हैं? स्पिंडल फाइबर का निर्माण कर लेते हैं। यानी अर्धसूत्री विभाजन अंडे में कब पूरा हो जाता है? जब उसका केंद्रक नर युग्मक यानी स्पर्म से मिल जाता है। क्योंकि स्पर्म में क्या होते हैं? सेंट्रियोल होते हैं। 2 सेंट्रियोल पढ़ाए थे ना, प्रोक्सिमल और डिस्टल, सर ने पढ़ाए होंगे आपके ने, प्रोक्सिमल और डिस्टल। जब प्रोक्सिमल सेंट्रोल है उसको ओवम को दे दिया जाता है, देन क्या होता है? अर्धसूत्री विभाजन सेकंड पूरा होता है, ठीक है। अब देखो, फिर बोल रहे हैं लीडिंग कोशिकाओं की स्थिति खालिस्तान में तथा इसमें खालिस्तान का स्रावण होता है। तो ध्यान रखना, लीडिंग कोशिकाएं वृषण के अंदर रहती हैं, वृषण में वे इनके द्वारा टेस्टोस्टेरोन का स्रावण होता है। लीडिंग कोशिकाओं के द्वारा, लीडिंग सेल्स के द्वारा, वृषण में तो होती हैं ये, सेमिनिफेरस ट्यूबल्स के बाहर, और सेमिनिफेरस ट्यूबल्स क्या है? वृषण के अंदर है। वृषण की क्रियात्मक इकाई क्या है? सेमिनिफेरस ट्यूबल्स या शुक्रवाहन नलिका, और शुक्रजनन नलिका, वहां नहीं, शुक्रजनन नलिका कहाँ है? टेस्टिस में, वृषण में है।
और किसका सेवन कर रही है लीडिंग कोशिकाएं? टेस्टोस्टेरोन। ठीक है। उसके बाद में एलएच सर क्या है? तो देखो महिला में फीमेल्स जो होती हैं उनमें मासिक धर्म जब चलता है तो उसके 14वें दिन अचानक से क्या होता है, एलएच हार्मोन का जो स्तर होता है वो मैक्सिमम हो जाता है, मैक्सिमम हो जाता है। देन क्या होता है, जो अंडा है वो फॉलिकल्स के अंदर है। अब ये अंडा जो होता है ना, वो एलएच हार्मोन के कारण बाहर आ जाता है। उसी को क्या बोलते हैं, एलएच सर्ग। यानी एलएच फीमेल्स में मेंस्ट्रुएशन साइकिल के 14वें दिन एलएच हार्मोन, ठीक है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का बढ़ा हुआ स्तर ही एलएच सर्ग कहलाता है। ठीक है, ये आंसर लिख लेना। देन है वृषण का एक कार्य लिखिए। तो ये तो अब बताओ, पूरी रामायण बच गया आपका, इसका आंसर नहीं आएगा। आप बोल रहे हो राम कौन है, तो बताता हूँ। देखो एलएच हार्मोन का वृषण का एक काम क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट और अप्रोप्रिएट काम है शुक्राणुओं का निर्माण करना। ठीक है। अगर क्वेश्चन कब बनता बच्चा, अब इसमें बोलता शुक्र सेमनीफेरस ट्यूबल्स का एक काम लिखो, तो सबसे अच्छा था कि शुक्राणुओं का निर्माण करना। ठीक है। अब यहाँ पे भी वैसे क्वेश्चन है, अगर अच्छा लेवल का बनता तो यहाँ क्या करता, सेमनीफेरस ट्यूबल सेट कर देता, शुक्र जनन नली का। उसके बाद में है शुक्रिय द्रव प्रश्न। देखो क्या क्या होते हैं इसमें, 70% तो सेमेनिकल वेसिकल्स का सिक्रेशन होता है और 30% प्रोटेस्ट ग्लैंड का सिक्रेशन होता है, ये होता है। और क्या होता है, और स्पर्म होते हैं। ये बनाकर क्या बना लेते हैं, सीमेन बना लेते हैं। ठीक है। उसके बाद में कार्पस लूटियम पीतपिंड क्या होता है, तो देखो अंडोत्सर्ग के बाद बचा हुआ फॉलिकल्स, प्राइमरी और द्वितीयक तृतीयक फॉलिकल का स्तर ही क्या कहलाता है, कार्पस लूटियम कहलाता है, जो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का सिक्रेशन करता है। और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का दूसरा नाम ही प्रेगनेंसी मेंटेनिंग, क्या बोलते हैं इसको, देखो प्रेगनेंसी मेंटेन हार्मोन। प्रेगनेंसी मेंटेन हार्मोन किसको बोलते हैं, प्रोजेस्टेरोन को बोलते हैं, जो कहाँ से स्रावित होता है, कार्पस लूटियम से। कार्पस लूटियम क्या होती है, महिला में मेंस्ट्रुएशन साइकिल के 14वें दिन के बाद जो अंडा होता है एलएच हार्मोन के कारण तो बाहर निकल जाता है। अब जो बची हुई पुटिकाएं होती हैं वो कार्पस लूटियम का निर्माण कर लेती हैं। आर्तव चक्र क्या है, हर महीने फीमेल्स में होने वाला ऋतुस्राव आर्तव चक्र कहलाता है। ये क्वेश्चन आपकी बुक में नहीं है, फालतू का मत करना। देखो, और ये इस क्वेश्चन का आंसर इससे अगले वाले चैप्टर में आपको मिल जाएगा। इसको क्या बोलते हैं, ट्यूबेक्टोमी बोलते हैं। फीमेल्स में जो अंड व फेलोपियन ट्यूब है उसको, जैसे ये फेलोपियन ट्यूब थी, फेलोपियन ट्यूब को हम अगर धागे से काट के बांध दें तो ये क्या है, कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है। सर्जिकल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड दो थे, कौन कौन से थे, देखो एक तो था ट्यूबेक्टोमी और दूसरा कौन सा था, वेसेक्टोमी। ट्यूबेक्टोमी में क्या होता है, फीमेल्स की फेलोपियन नलिका को काट धागे से बांध देते हैं, जिसके कारण अंडा क्या होगा, अब एम्पुला में नहीं आ पाएगा। एम्पुला में नहीं आएगा तो फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, फर्टिलाइजेशन होता बेबी का निर्माण नहीं होगा। ये लो, ठीक है। अब धागा बांधने से क्या दिक्कत हो जाएगी, ये हो जाएगी, आप सीमित हो जाओगे, आपकी प्रॉपर्टी किससे नहीं होंगे। सबसे बड़ा फायदा तो ये है। दूसरा है वृषण देव गुहा से बाहर क्यों आते हैं, यानी जो टेस्टिस होते हैं वो एब्डोमिनल कैविटी से बाहर क्यों आते हैं। ठीक है, ये टेस्टिस हैं। अब ये क्या है, हमारी एब्डोमिनल कैविटी है, हमारा शरीर है, इससे बाहर आ जाते हैं टेस्टिस। ठीक है, क्यों आते हैं, देखो क्योंकि इसको ट्रेवल करना अच्छा लगता है, ऐसा है। हाँ, बड़ा हाई फाई जहाज में बैठा के लेके आते हैं इनको, ऐसा नहीं। देखो ये हमारी बॉडी है, इसका टेम्परेचर कितना है, मान लो 27 है, और जो टेस्टिस है ये बॉडी के बाहर है। ठीक है, स्क्रोटम से है जो बॉडी के बाहर है। ठीक है, इसका टेम्परेचर कितना है, इसका टेम्परेचर हो रहा है मेरे बच्चा 24। ठीक है, अब जो स्पर्म का निर्माण होगा वो हमेशा 24 डिग्री टेम्परेचर में होगा। अगर इससे 24 से ज़्यादा 25, 26 भी दिया ना तो स्पर्म का निर्माण नहीं होगा, स्पर्म नष्ट हो जाएंगे ज़्यादा ताप के कारण। तो बॉडी का कितना है 27। अब बताओ, वो तो सारे नष्ट हो जाएंगे अगर बॉडी के अंदर होते तो यही रीज़न है स्पर्म को जिंदा रखने के लिए वो स्पर्म का निर्माण करने के लिए और स्पर्म को जिंदा रखने के लिए वो बॉडी से बाहर आते हैं। ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वो बोर्ड में कैसे आएगा, बोर्ड में इस प्रकार आता है, वृषण का टेम्परेचर शरीर के टेम्परेचर से 2 से 3 डिग्री कम क्यों होता है, इस फॉर्म में आता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
लिख लेना। अधिवृषण कहाँ स्थित होता है, इसके कार्य क्या है, ठीक है। एपिडिडाइमिस के बारे में बात कर रहे हैं। एपिडिडाइमिस जो होता है ना, वो वास्ट डिफेंस से पीछे स्थित होता है, और ये जो टेस्टिस है इससे नलिका के रूप में इस प्रकार ये निकलती है। और अधिवृषण का या एपिडिडाइमिस का काम क्या है, ये इंपॉर्टेंट है। एपिडिडाइमिस का काम क्या है बेटा, ये स्पर्म को स्टोर करके रखता है, इकट्ठा करके रखता है। देखो स्पर्म बनते जाते तो फिर वो इकट्ठा कहाँ होते हैं, इकट्ठा इस एपिडिडाइमिस में होते हैं, ध्यान रखना। एपिडिडाइमिस या अधिवृषण में क्या होता है, स्पर्म को इकट्ठा किया जाता है और स्पर्म का मैच्योरेशन किया जाता है। यहाँ से तो बन के इमैच्योर आ जाते हैं, मैच्योरेशन कहाँ होता है, यहाँ होता है। यानी स्पर्म बनने की, देखो आपके सर ने कराया हुआ स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस जो होता है दो भागों में होता है, कौन कौन सा, स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस और स्पर्मियोजेनेसिस। स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस तो सेम्निफेरस ट्यूब्यूल्स में होता है। अब ये क्या है, स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस के दौरान क्या होता है, देखो प्रीमोर्डियल जर्म सेल से किसका निर्माण होता है, स्पर्मेटिड का। अब स्पर्मेटिड का निर्माण होगा। अब स्पर्मेटिड कैसी संरचना है, जिसमें पूंछ नहीं है, और शुक्राणु में क्या होती है, पूंछ, यानी अभी तक पूंछ नहीं है, ठीक है। अब इसको क्या बोलेंगे, पूंछ नहीं है तो इमेच्योर बोलेंगे। तो देखो जैसे मान लो ये टेस्टिस है आपका, और ये सेम्निफेरस ट्यूब्यूल्स है, सॉरी एपिडिडाइमिस है। यहाँ पर सेम्निफेरस ट्यूब्यूल्स है। सेम्निफेरस ट्यूब्यूल्स में किसका निर्माण हुआ, प्रीमोर्डियल जर्म सेल से स्पर्मेटोजोआ का निर्माण हुआ, जोआ का, ठीक है। अब उसमें क्या नहीं है, पूंछ नहीं है। अब स्पर्म तो बन गया लेकिन पूंछ नहीं है, और ऐसे स्पर्म जिसमें पूंछ नहीं है स्पर्मेटोजोआ बोलते हैं। और अब पूंछ नहीं है मतलब इमेच्योर है। अब ये इमेच्योर है तो देखो इसको बोलते हैं साइटोजेनेसिस। स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस के दौरान स्पर्मेटोजोआ का निर्माण होता है, जो इमेच्योर होता है। अब वो कहाँ जाता है, एपिडिडाइमिस में। एपिडिडाइमिस में क्या होता है, स्पर्मियोजेनेसिस होता है। स्पर्मियोजेनेसिस प्रक्रिया के दौरान क्या होता है, इस स्पर्मेटोजोआ में पूंछ का निर्माण होता है, यानी परिपक्वन हो जाता है, मैच्योरेशन हो जाता है। मैच्योरेशन कहाँ हुआ, एपिडिडाइमिस में, और अभी मैच्योर होके इसी में स्टोर हो जाता है। तो मैच्योरेशन और स्टोरेज की प्रक्रिया कहाँ होती है, एपिडिडाइमिस में, और स्पर्म बनता कहाँ है, सेम्निफेरस ट्यूब्यूल्स में। तो दो अलग अलग क्वेश्चन है, ध्यान रखना। निर्माण सेम्निफेरस ट्यूब्यूल्स में, स्टोर और मैच्योरेशन या परिपक्वन एपिडिडाइमिस, ठीक है। दोनों याद रखना, कैसे भी पूछ सकता है आपसे, घुमा फिरा के, ऊपर नीचे, जो भी है, ठीक है। उसके बाद में है पार्चुरेशन क्या है, 9 मंथ और 10 डेज पूरा होने के बाद बेबी का कहाँ से बाहर आ जाना, यूटेरस से बाहर आ जाना। और ये कौन कौन से हार्मोन प्रेरित करते हैं इसको, तो एक तो होता है ऑक्सीटोसिन, ठीक है, और दूसरा होता है रिलैक्सिन। दो हार्मोन भाग लेते हैं, ठीक है। और ऑक्सीटोसिन का आपकी बुक में एक नाम भी है। ऑक्सीटोसिन का व्यापारिक या कमर्शियल नेम क्या है, तो इसका नाम है पिटोसिन। ऑक्सीटोसिन क्या करता है, फीमेल में लेबर पेन को प्रमोट करता है। अगर किसी महिला को 9 डेज और 10 डेज की प्रेगनेंसी के बाद भी लेबर पेन नहीं होता है, तो डॉक्टर क्या करता है, एक लेबर पेन के लिए इंजेक्शन देता है ताकि वो बेबी बाहर आ सके, ठीक है। तो वो कौन सा इंजेक्शन होता है, पिटोसिन होता है, और उसमें होता क्या है, ऑक्सीटोसिन होता है, ठीक है। हमारे समाज में लड़कियों का जन्म देना दोष महिलाओं को दिया जाता है। बताइए कि ये क्यों सही नहीं है, क्योंकि देखो फीमेल्स हमेशा देखो फीमेल में क्रोमोसोम कौन से, 44 प्लस XX, और मेल में क्या है, 44 प्लस XY, ठीक है। और देखो महिला क्या कर रही है, देखो अब देखो ये दो, इसका क्रॉस करा लो, XX आया, ठीक है, इसका और इसका क्रॉस करवाओ वाई का तो XY आ जाएगा, इस X का, ठीक है। और देखो अब 2X बचे, इनका एक क्रॉस करा लो ऊपर, इसका और इसका कराओगे तो XX, इसका और इसका कराओगे तो XY। तो देखो फीमेल, तो देखो फीमेल हर स्थिति में फीमेल से X क्रोमोसोम आ रहा है, यानी लिंग निर्धारण का काम कब हो रहा है, जब देखो अगर मेल से X आ रहा है तो गर्ल्स बन रही है, अगर Y आ रहा है तो बॉयज हो रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, लिंग निर्धारण कौन कर रहा है, मेल का Y क्रोमोसोम करता है, ना कि फीमेल का X। तो फीमेल तो हर स्थिति में X देगी क्योंकि उसके पास 2 ही X है, ठीक है। तो लिंग निर्धारण जो होगा वो किसके द्वारा किया जाएगा, मेल्स के द्वारा किया जाएगा, ठीक है। अब आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 33। देखो ये बोल रहे हैं स्त्रियों में स्तन ग्रंथियों का नामांकित चित्र में मेमरी ग्लैंड का चित्र बनाना है फीमेल्स में, ठीक है।
जो कि मैं बनाऊँ तो कैसे, आप बुक्स देख लेना। फिर है ग्राफेन पुट्टिकाओं का नामांकित चित्र बनाइए। ग्राफेन GF जो होगी उसका बना रखा है, तुम्हारी वाली नहीं, मतलब ग्राफेन पुट्टिका जो जिसके द्वारा प्राइमरी फॉलिकल टर्सरी सेकेंडरी टर्सरी फॉलिकल्स जो बाहर आए थे ना, उसके बाद जो बनती है उसको बोलते हैं GF ग्राफेन फॉलिकल। ठीक है, तो उसका चित्र बना देना। मानव शुक्राणु की संरचना का नामांकित चित्र बनाइए, ये बना देना, आपके सर ने टीचर्स ने अच्छे से पढ़ा रखा होगा। उसके बाद में है एक्रोसोम का कार्य लिख देना। एक्रोसोम में देखो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम होते हैं, वो क्या करते हैं, अंडाणुओं की भित्ति को भेदने का काम करते हैं। प्रोटेस्ट ग्लैंड जो होती है ये क्या करती है, प्रोटेस्ट ग्लैंड जो होती है ना, वो 30% क्या देती है, सीमेंस में अपना लिक्विड सिक्रेट करती है। और क्या करती है, देखो इसमें क्या होता है, देखो ये क्या करती है बेटा, ये जो हानिकारक जो इसमें सिट्रिक एसिड मिलाती है, ठीक है, और प्रोस्टोग्लैंडिन मिलाती है और फाइब्रोलाइसिन मिलाती है। तो सिट्रिक एसिड तो क्या करेगा, शुक्राणुओं की जो शुक्राणुओं को वाइबिलिटी देगा, और जो फाइब्रोलाइसिन है वो क्या करेगा, जैसे ही एजैकुलेशन होगा तो उस कुछ समय के लिए वो क्या करेगा, स्पर्म को जो क्या कर देगा, उनको एक तरह से क्लोटिंग कर देगा उनकी, जिसके कारण वो गति नहीं कर पाएंगे। और उसके कुछ देर बाद फाइब्रोलाइसिन है वो विघटित हो जाएगा, उसके बाद वो आसानी से तेजी से गति करेगा, क्योंकि तुरंत ऑक्सीटोसिन का रिलीज नहीं होगा, और बाद में तो आफ्टर कॉपुलेशन ऑक्सीटोसिन रिलीज होगा, वो क्या करेगा, उसकी गति को बढ़ा देगा। ठीक है, तुरंत तो रिलीज नहीं हो रहा है, थोड़ी देर बाद में हो रहा है। अब थोड़ी देर बाद में उसका विखंडन हो रहा है, तो स्पर्म भी गति करेगा, और जो यूटेरस की वॉल्स हैं वो भी इसको गति करवाएंगे, तो गति दुगनी हो जाएगी। इसलिए इसमें फाइब्रोलाइसिन मिला दिया जाता है। ठीक, शुक्र जनन क्या है, शुक्राणु, देखो प्रीमोडियल जर्म सेल से शुक्राणु स्पर्म निर्माण की प्रक्रिया शुक्र जनन कहलाती है। कौन कौन से हार्मोन शामिल होते हैं वो देख लेना। FSH होता है स्पर्मेटोजेनेसिस में, ठीक है। और अंड जनन प्रक्रिया क्या होती है, निम्न पर टिप्पणी लिख लिए। अंडजनन के बारे में, ऊजेनेसिस के बारे में लिख देना, स्पर्मेटोजेनेसिस के बारे में लिख ही दोगे, समझदार हो। उसके बाद में कार्पस ल्यूटियम, कार्पस ल्यूटियम के बारे में टिप्पणी लिख देना। क्या, कार्पस ल्यूटियम एक विशेष प्रकार की येलो कलर की संरचना है जो कि किससे बनती है, अंडाणु से। अंडाणु जब होता है उसमें से द्वितीयक स्पर्मेटोसाइट जब LH हार्मोन के कारण बाहर निकल जाता है, तो शेष बची प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी जो फॉलिकल्स हैं, जैसे ये अंडा था, प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी टर्सरी, ये सेकेंडरी ओसाइट। सेकेंडरी ओसाइट जब LH हार्मोन की उपस्थिति में से बाहर निकल जाएगा, तो प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी ओसाइट जो ये जो तीनों टर्सरी फॉलिकल्स हैं, प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी फॉलिकल, ये ही क्या कर लेती हैं, कार्पस ल्यूटियम का निर्माण कर लेती हैं। और ये कौन सा होता है, येलो कलर का होता है। और इस कार्पस ल्यूटियम से प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का सिक्रीशन होता है, जो क्या करता है, प्रेगनेंसी को मेंटेन करके रखता है, इसीलिए इसको प्रेगनेंसी मेंटेन आने के बोलते हैं। ये लिख देना कार्पस ल्यूटियम का। शुक्र जनन, अब देखो क्या बोल रहा है, शुक्र जनन नलिकाओं का अनुप्रस्थ काट लिखिए। सेमनीफेरस ट्यूबुल्स की इस इस अनुप्रस्थ काट मांग रहा है, तो इस प्रकार की होती है, देखो इस प्रकार का होता है। इसमें क्या लिख दोगे, दो प्रकार की कोशिकाएं होती हैं, एक तो होती हैं क्यूबोइडल, एक होती है क्यूलमनर। क्यूबोइडल सेल ये वाली हैं, तो जो स्पर्म का निर्माण करेंगी। उसके बाद में क्यूबोइडल सेल ये, इनको बोलते हैं सर्टोली सेल। ये क्या करती हैं, इनको पोषण प्रदान करने का काम करती हैं, किसको, स्पर्म को। बस। रज चक्र क्या होता है, महिलाओं में आने वाला, हर मंथ आने वाला चक्र रज चक्र होता है। इसके बारे में 4 स्टेज होती हैं, वो लिख देना, ठीक है। जन्म तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए, ये आप बना ही दोगे, ठीक है। तो आज का ये था, कल मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।